हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि कर्व का इक्वेशन पोलर फॉर्म में दिया हुआ हो तो उस कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में और उसके बाद फिर हम लोग कर्व को ट्रेस करने का तरीका सीखेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दो तरह का कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं और एक को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस और दूसरे को कहते हैं वाई एक्सिस। जहाँ इंटरसेक्ट करता है उसको ओरिजिन कहते हैं। किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन बताना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं इस पॉइंट का और एक्स एक्सिस से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको वाई कोऑर्डिनेट। ये दोनों का ऑर्डर्ड पेयर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। इसी तरीके से एक और तरीका होता है कोऑर्डिनेट बताने का, उसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या तरीका है जरा इसके बारे में देखिए। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं जो जिसको हम लोग पोल कहते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को ओरिजिन कहते थे और यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट लेंगे प्लेन पर जिसको हम लोग पोल कहेंगे और इस पॉइंट से पास करता हुआ एक लाइन लेंगे जिसको हम लोग इनिशियल लाइन कहते हैं। ओ एक्स यहाँ इनिशियल लाइन, यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं होता है बल्कि यहाँ पर एक पोल होता है और एक इनिशियल लाइन होता है। अब प्लेन पर कोई भी अगर हम लोग पॉइंट पी ले लें तो इसका कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओ से पी को ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ ओ से पी को ज्वाइन कर दिए, ये एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। ओपी जो इनिशियल लाइन के साथ एंगल बना रहा है इसको थीटा सपोज कर लेते हैं और ओपी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसको आर सपोज कर लेते हैं। यही दोनों का ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं आर और थीटा को। तो ये कहलाता है पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। दिस इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। देखिए यहाँ पर लेट पी ओ एक्स इक्वल टू थीटा, ये जो एंगल है वो हम लोग यहाँ पर थीटा मान रहे हैं एंड ओ पी इक्वल टू आर। एंगल थीटा इज कॉल्ड विक्टोरियल एंगल ऑफ द पॉइंट पी। देखिए ये जो एंगल थीटा है इसको पी पॉइंट का विक्टोरियल एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एक्स को क्या कहते हैं, पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं या एब्सिसा कहते हैं, वाई को कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर थीटा को हम लोग कहते हैं विक्टोरियल एंगल पी पॉइंट का एंड द लेंथ आर इज कॉल्ड इट्स रेडियस वेक्टर और आर जो है उसको हम लोग रेडियस वेक्टर कहते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट निकालने का यही तरीका है। सपोज कीजिए ये जो है वो पोल है और यहाँ पर ये इनिशियल लाइन हो गया और कोई भी पॉइंट यहाँ पर अगर है तो हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद मान लीजिए इसका डिस्टेंस ये 2 है। ये एंगल सपोज कीजिए पाई/4 या 45 डिग्री एंगल बना रहा है जिसको हम लोग रेडियन में लिखेंगे तो पाई/4। तो ये दोनों का ऑर्डर्ड पेयर लिख देंगे। पहले ये डिस्टेंस को लिखेंगे ओपी डिस्टेंस को जिसको आर कहते हैं, रेडियस वेक्टर कहते हैं, और फिर उसके बाद एंगल लिखेंगे पाई/4। तो ये दोनों का ऑर्डर्ड पेयर को ही हम लोग क्या कहेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट कहेंगे। पी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो अगर कोई भी पॉइंट प्लेन पर है तो उसका एक यूनिक कोऑर्डिनेट होगा पोलर फॉर्म में। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट हो गया। अगर कोई भी पॉइंट मान लीजिए P दिया हुआ है और ये दिया हुआ है ऐसा 3 और पाई/3 दिया हुआ है तो इस पॉइंट पर हम लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन किसी भी कोऑर्डिनेट को बताने के लिए सबसे पहले एक यहाँ पर पोल होगा, एक इनिशियल लाइन होगा। अब क्या करेंगे, 60 डिग्री एंगल बनाता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर और 60 डिग्री एंगल बनाएंगे। पाई/3 दिया हुआ है मतलब 60 डिग्री और यहाँ से ओरिजिन से पोल से, सॉरी ये पोल है, पोल से हम लोग 3 यूनिट डिस्टेंस पर जाएंगे। मान लीजिए ये 3 यूनिट डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 3 यूनिट्स है। तो जो P पॉइंट है इसी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 पाई/4। यही पॉइंट हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट 3 पाई/4 दिया हुआ था, यही P पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ इसके बारे में कि द ऑर्डर्ड पेयर आर थीटा इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अब आगे देखिए, जैसे ये P पॉइंट है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ -r थीटा वेयर r इज ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ओरिजिन से P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो तो यहाँ पर पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये डिस्टेंस बता रहा है। लेकिन अगर कभी भी
किसी का पोलर कोऑर्डिनेट माइनस आर थीटा दिया हुआ हो तो इसका मीनिंग क्या होता है। ऐसे पोलर कोऑर्डिनेट में जब हम लोग पी पॉइंट का पोल से डिस्टेंस लिखते हैं तो वो पोल से डिस्टेंस आर पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर माइनस आर थीटा किसी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो वहां पर जरा समझिए वो कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट करे। इसके लिए क्या करना है, पहले आर थीटा का आप पॉइंट लिख लीजिए। आर थीटा कहाँ पर है, मतलब रेडियस वेक्टर आर होना चाहिए, वेक्टोरियल एंगल थीटा होना चाहिए। तो मान लीजिए ये पी पॉइंट है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है। अब इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ये पी ओ को आग पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इतना बढ़ाएंगे तो कि ये जो डिस्टेंस है ओ पी डैश और ओ पी दोनों इक्वल होगा। अगर ये आर है तो यहाँ पर भी ये डिस्टेंस आर होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये पी डैश ये माइनस आर थीटा बताएगा। इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस आर थीटा। एंगल यही रहेगा, एंगल थीटा रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक एंगल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर थीटा ही रखेंगे। अगर माइनस आर किसी का रेडियस वेक्टर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आर थीटा जो पोलर कोऑर्डिनेट था जिस पॉइंट का, उसको पीछे की ओर ले जाएंगे पोल से मिलाते हुए, और जितना डिस्टेंस ओपी था उतना ही डिस्टेंस पर हम लोग पीछे जाएंगे। तो ये जो पॉइंट मिलेगा इसको हम लोग कहेंगे इसका पोलर कोऑर्डिनेट माइनस आर थीटा। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, लेट पी बी द पॉइंट आर थीटा, प्रोड्यूस ओपी बैकवर्ड्स एंड कट ऑफ ओपी डैश इक्वल टू ओपी। ओपी डैश इक्वल टू ओपी काट लेंगे, देन पी डैश इज माइनस आर थीटा। अब जरा देखिए, दस फॉर आर ग्रेटर देन जीरो माइनस आर थीटा इज द सेम पॉइंट एज आर थीटा प्लस पाई। कैसे, जरा इसको समझिए यहाँ पर कि अगर इस पूरे एंगल को देखें, यहाँ से यहाँ तक एंगल को देखें तो ये एंगल पाई प्लस थीटा हो जाएगा। पाई प्लस थीटा, कैसे पाई प्लस थीटा होगा, ये तो थीटा है और ये पूरा तो 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री में थीटा ऐड कर देंगे, ये पूरा पाई प्लस थीटा। अगर इसका पोलर कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो ये डिस्टेंस यहाँ से आर है और ये इनिशियल लाइन के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल पाई प्लस थीटा बना रहा है, तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, रेडियस वेक्टर आर और एंगल जो है वो पाई प्लस थीटा। इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है वही पोलर कोऑर्डिनेट होता है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर आर पाई प्लस थीटा। तो ये जो पॉइंट है इसका दो पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दो पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा। एक आर पाई प्लस थीटा भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक एंगल पाई प्लस थीटा, और एक दूसरा हो सकता है माइनस आर थीटा। अगर यही एंगल लेना है तो आर को हम लोग यहाँ पर नेगेटिव कर दें। तो ये जो पॉइंट है वो दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका पोलर कोऑर्डिनेट को दो तरीके से लिख सकते हैं। तो बहुत बार जरूरत पड़ता है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव अगर है तो इसका मतलब उसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ा देंगे, और ये पीछे की ओर बढ़ाने के बाद जो ओपी डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग काट लेंगे, तो ये जो पॉइंट आएगा वो माइनस आर थीटा हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कुछ और भी हम लोग चीज़ों को देखते हैं कि इन पोलर कोऑर्डिनेट थीटा इक्वल टू अल्फा इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ओपी पासिंग थ्रू द पोल एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ द इनिशियल। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट में एक लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे जरा समझिए। मान लीजिए ये इनिशियल लाइन हो गया, ये पोल हो गया, एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर पोल से पास करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एंगल कितना बना रहा है इनिशियल लाइन के साथ, अल्फा एंगल बना रहा है। तो अल्फा एंगल बना रहा है तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा थीटा इक्वल टू अल्फा। ध्यान दीजिएगा, लाइन का जब इक्वेशन लिखते हैं पोलर फॉर्म में तो वो जितना एंगल इनिशियल लाइन के साथ बना रहा है वही वहां पर लिख देते हैं, थीटा इक्वल टू अल्फा। जैसे मान लीजिए ये इनिशियल लाइन हो गया और ये पोल हो गया, तो इनिशियल लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल लाइन के साथ तो 0 डिग्री एंगल बना रहा है या 0 रेडियन एंगल बना रहा है, तो थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग इनिशियल लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और ये पोल से पास करता है तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। अगर हम लोग इधर लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये लाइन एंगल बना रहा है इनिशियल लाइन के साथ पाई, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई। तो अगर पोल से पास करता हुआ कोई लाइन है और अगर वो एंगल इनिशियल लाइन के साथ अल्फा वो एंगल बना रहा है तो उस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू अल्फा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये दोनों के बीच रिलेशन का भी काफ़ी यूज होता है, बहुत जगह जरूरत पड़ता है। तो हम लोग कार्टेशियन
कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर फिगर बना दिया हूँ, ये P पॉइंट है और ये पोल भी हो गया। और कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच जब रिलेशन निकालना है तो कार्टेशियन का जो रेफरेंस होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन वगैरह भी ड्रॉ करना पड़ेगा। पोलर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो रेफरेंस यूज करते हैं पोल और इनिशियल लाइन, उसका भी यूज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये पोल है और ये इनिशियल लाइन है, साथ में ये एक्स एक्सिस भी है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ पर प्लेन पर P पॉइंट लिए और इसका पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा मान रहे हैं और इसी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी मान रहे हैं एक्स वाई। पॉइंट तो वही है, प्लेन पर एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए एक्सेस का जरूरत पड़ता है, पोलर कोऑर्डिनेट के लिए इनिशियल लाइन और पोल का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेस भी ले लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और पोलर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यही पोल हो जाएगा और ये इनिशियल लाइन हो जाएगा। तो देखिए पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है, तो अगर इसको पोल से ज्वाइन कर देंगे तो ये जो डिस्टेंस है आर होगा और ये एंगल थीटा होगा। इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर तो ये जो डिस्टेंस होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा और ये डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट बताएगा। तो अब क्या रिलेशन होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच? सबसे पहले x इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा। देखिए यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर अगर हम लोग कॉस थीटा देखें इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो बन रहा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस में आप देख रहे हैं x है और हाइपोटेनियस में r है। यहाँ पर आप देखिए ये तो बेस हो गया, तो बेस x हो गया और हाइपोटेनियस r हो गया, तो x डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू r कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब अगर साइन थीटा आप निकालें तो साइन थीटा क्या होगा? इसी ट्राइंगल में अगर हम लोग निकालते हैं साइन थीटा राइट एंगल ट्राइंगल में, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर आप फिगर में देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर जो है वो y के बराबर है और हाइपोटेनियस तो r के इक्वल है। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा y डिवाइडेड बाय r और यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा। तो ये एक रिलेशन हो गया। देखिए मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ कि y इक्वल टू r साइन थीटा। तो अगर r और थीटा दिया हुआ रहे, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे, तो हम लोग उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, x और y निकाल सकते हैं। तो ये एक रिलेशन हो गया। एक दूसरा रिलेशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हाइपोटेनियस है, r इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये r इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में एक और आप देख लीजिए, अगर टेन थीटा निकाल दें इस फिगर में ट्राइंगल में, तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होगा, मतलब वाई डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। और यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। एक रिलेशन यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, देखिए थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। तो यहाँ पर कुछ रिलेशन हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच। इससे सेकेंड रिलेशन जो मैं बताया उसमें अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे, एक्स और वाई दिया हुआ रहे, तो हम लोग आर निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अगर एक्स वाई दिया हुआ रहे तो। या अगर एक्स वाई दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अगर आर थीटा दिया हुआ रहे तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? एक्स वाई निकाल सकते हैं। तो दोनों काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी का पोलर कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1√3, ये मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, मतलब x कॉमा वाई की जगह ये है। तो इससे हम लोग आर थीटा निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है? आर इक्वल टू होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1, क्योंकि एक्स का वैल्यू 1 है, और वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू √3 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। अगर हम लोग थीटा निकालना चाहें तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होता है। तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, वाई का वैल्यू यहाँ पर आपका देख रहे हैं √3 है और एक्स का वैल्यू 1 है, तो टेन इनवर्स √3 हो गया। टेन इनवर्स √3 का वैल्यू 60 डिग्री होता है, मतलब π/3। ये आर थीटा निकल गया। इसी तरीके से अगर आर थीटा दिया हुआ रहे तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं, पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आर और थीटा ये दिया हुआ है, आर का वैल्यू आपका 2 है और थीटा का वैल्यू मान लीजिए π/3 है, तो हम लोग x यहाँ से निकाल सकते हैं। x इक्वल टू क्या होता है? आर कॉस थीटा होता है। तो आर का वैल्यू तो आपका 2 दिया हुआ है और थीटा का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है, तो 2 रहने दीजिए, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा 1। इसी तरीके से y भी निकाल सकते हैं। y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। r का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया हुआ है और साइन 6 यहाँ थीटा का वैल्यू π/3 दिया हुआ है।
तो 2 रहने दीजिए और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3 डिवाइडेड बाय 2 होता है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 हो गया। तो अगर कार्टेशियन में दिया हुआ है तो पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोलर में दिया हुआ है तो कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ रिलेशन हो गया कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच का। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कर्व को ट्रेस करने का क्या तरीका होता है पोलर कोऑर्डिनेट में। मैं अभी तक जो जानकारी दिया हूँ वो सिर्फ पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दिया हूँ कि पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है, कार्टेशियन और पोलर के बीच क्या रिलेशन होता है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पोलर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा अगर कर्व का इक्वेशन, तो कैसे हम लोग कर्व को ट्रेस करेंगे इसके बारे में देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एमए क्लासेस के नाम पर, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप पूरे कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और वहाँ पर पूरी कोर्स आपको मिलेगा। वहाँ पर वीडियो लेक्चर मिल जाता है, साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाता है, आपके डाउट क्लियरेंस का भी वहाँ पर ऑप्शन है। तो आप उस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लें। और अगर ये सब वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैसे कर्व को ट्रेस करते हैं इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट आता है सिमेट्री। हम लोग सबसे पहले सिमेट्री चेक करेंगे कि कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल है। तो ये कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू अल्फा इफ ऑन चेंजिंग थीटा टू 2 अल्फा माइनस थीटा द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज। देखिए थीटा इक्वल टू अल्फा एक तो लाइन हो गया, पोलर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि थीटा इक्वल टू अल्फा एक लाइन होता है, पोल से पास करने वाला लाइन होता है जो इनिशियल लाइन के साथ कितना एंगल बनाता है, अल्फा। तो इस लाइन के अबाउट कब सिमेट्रिकल होगा, अगर कर्व में हम लोग थीटा को चेंज करके 2 अल्फा माइनस थीटा रख दें तो इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो थीटा इक्वल टू अल्फा ये सिमेट्रिकल होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर केस में पहले लेता हूँ, उसके बाद एग्जांपल बताऊंगा। पर्टिकुलर केस देखिए, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू 0 इफ द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज ऑन चेंजिंग थीटा टू माइनस थीटा। अगर यहाँ पर अल्फा के जगह 0 पुट कर दें, थीटा इक्वल टू 0 एक लाइन होता है जो इनिशियल लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ अल्फा के जगह 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर भी अल्फा के जगह 0 पुट करेंगे। तो थीटा को चेंज करके क्या लिखना है, ये अल्फा 0 हो जाएगा तो माइनस थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा था कि अगर आप थीटा को चेंज कर दें इक्वेशन में और उसके जगह 2 अल्फा माइनस थीटा रखेंगे, इक्वेशन अगर चेंज नहीं होता है तो वो थीटा इक्वल टू अल्फा के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। मतलब यहाँ पर जो एंगल होता है उसका हाफ कर देना है। यहाँ 2 अल्फा है तो यहाँ पर क्या कर देना है, अल्फा कर देना है। अगर अल्फा के जगह 0 पुट कर देंगे तो थीटा चेंज करके क्या करेंगे, थीटा चेंज करके हम लोग 0 माइनस थीटा लिखेंगे। 0 माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा। अगर इक्वेशन चेंज नहीं होता है तो वो थीटा इक्वल टू अल्फा, अल्फा की जगह यहाँ पर 0 बैठाएं, थीटा इक्वल टू 0 लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। जरा समझिए, यहाँ पर मैं वही चीज लिखा हूँ कि द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू 0। इनिशियल लाइन जो थीटा इक्वल टू 0 है उसके अबाउट सिमेट्रिकल कब होगा, अगर इक्वेशन में थीटा को चेंज करके माइनस थीटा लिखें और इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आए, इक्वेशन रिमेन्स यहाँ अनचेंज लिखा हुआ है, इक्वेशन सेम रह जाए। अगर थीटा के बदले माइनस थीटा पुट करते हैं तो इक्वेशन सेम अगर रह जाए तो वो इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। एक एग्जांपल देख लीजिए, r इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये एक लाइन है। अब देखिए यहाँ पर सॉरी ये एक कर्व है, ये कर्व के बारे में जरा समझिए। अगर हम लोग यहाँ पर थीटा को चेंज कर दें, थीटा को चेंज करके हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं, माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा को चेंज करके माइनस थीटा लिख रहे हैं। तो अब देखिए r इक्वल टू ए रहने देते हैं और 1 प्लस कॉस माइनस थीटा का तो फॉर्मूला कॉस थीटा ही होता है ना, कॉस थीटा। क्या इक्वेशन वही रह गया जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ था, यहाँ पर आप देख रहे हैं यही इक्वेशन दिया हुआ था, r इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, वही रह गया। अगर हम लोग थीटा को चेंज करके माइनस थीटा पुट करते हैं तो कर्व के इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अगर कर्व का इक्वेशन चेंज नहीं होता है तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, ये इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। देखिए इसका फिगर क्या होता है, जरा फिगर के बारे में समझ लीजिए। r इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का कुछ इस तरीके का फिगर होता है, ये कर्व होता है, ये ग्राफ होता है। इसका कैसे ये ड्रॉ करते हैं मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं तरीका समझा रहा हूँ कि
क्या क्या तरीका है, प्रोसीड्यूर क्या क्या है कर्व को ट्रेस करने का। तो यहाँ पर अगर थीटा की जगह माइनस थीटा पुट कर रहे हैं, कर्व का इक्वेशन कोई चेंज नहीं हुआ कर्व के इक्वेशन में, तो ये इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल। देखिए ये जो लाइन है इनिशियल लाइन, इसके ऊपर में जैसा कर्व था बिल्कुल वैसा ही नीचे है, तो सिमेट्रिकल हो गया इनिशियल लाइन के अबाउट। इनिशियल लाइन के अबाउट तब सिमेट्रिकल होता है जब थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करने से कर्व के इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पर्टिकुलर केस को और देखते हैं। सेकेंड में है कि द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई टू इफ द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज ऑन चेंजिंग थीटा टू पाई माइनस। देखिए यहाँ पर जरा समझिए, अगर आप थीटा को चेंज करके पाई माइनस थीटा पुट कर और अगर इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो, तो वो किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू के अबाउट। यहाँ जो आप एंगल रखते हैं पाई, जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो उसी का यहाँ पर हाफ कर देना है। अगर थीटा को चेंज करके हम लोग 2 अल्फा माइनस थीटा पुट करेंगे और इक्वेशन अगर सेम रह जाता है, तो वो किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, थीटा इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ, जरा समझिए कि अगर थीटा को चेंज करें और पाई माइनस थीटा लिखें, कर्व का इक्वेशन अगर सेम रह जाए, तो वो किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। देखिए एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसके बारे में कंसिडर कीजिए। अगर यहाँ पर हम लोग थीटा चेंज करें और उसके बदले पाई माइनस थीटा रखते हैं, तो क्या होगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस साइन, और थीटा के जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, पाई माइनस थीटा रख रहे हैं। तो क्या होगा इक्वेशन, आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस और साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा फॉर्मूला होता है। क्या इक्वेशन सेम रह गया, ये जो इक्वेशन है और ओरिजिनल इक्वेशन आप यहाँ जो देख रहे हैं क्या सेम है, तो सेम इक्वेशन रह गया। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ थीटा को चेंज करके पाई माइनस थीटा करते हैं, तो कोई इक्वेशन में चेंजिंग नहीं हुआ। ये कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। ये पाई बाई टू लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। इसका फिगर कैसा होता है, मैं देखिए फिगर बना दे रहा हूँ। एक्चुअली ये फिगर कैसे बनता है वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए अभी यहाँ पर फिगर यूज किया हूँ कि ये जब लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई टू के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो देखिए यही ना लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई टू होगा, जो इनिशियल लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई टू हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई टू लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। इसके लेफ्ट साइड में जैसा फिगर है, देख रहे हैं, जैसा फिगर लेफ्ट साइड में है बिल्कुल वैसा ही फिगर राइट साइड में है, तो ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो सिंपल है, थीटा को चेंज कीजिए, उसके बदले पाई माइनस थीटा रखिए, इक्वेशन अगर सेम आ जाए तो थीटा इक्वल टू पाई बाई टू के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग थर्ड पॉइंट में देखते हैं, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोल। पोल के अबाउट सिमेट्रिकल, पोल का अबाउट सिमेट्रिकल मतलब सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। अगर आप कार्टेशियन में जाएंगे तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल। तो पोल के अबाउट सिमेट्रिकल कब होता है, इफ द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन चेंजिंग आर टू माइनस आर। अगर आर को चेंज करके आप माइनस आर कर दें, या फिर थीटा को चेंज करके पाई प्लस थीटा, इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। दोनों काम में से कोई भी कर सकते हैं, या तो आर को चेंज करके माइनस आर कर देते हैं, इक्वेशन सेम रहना चाहिए, या फिर थीटा को चेंज करके पाई प्लस थीटा कर देते हैं, इक्वेशन सेम रहना चाहिए। ये दोनों में से कोई अगर एक ऑप्शन ट्रू हो रहा है, तो वो जो कर्व होगा वो सिमेट्रिकल होगा पोल के अबाउट। पोल के अबाउट कहने का मतलब आप 180 डिग्री से उसको रोटेट कर देते हैं तो सेम फिगर मिलना चाहिए, यानी कि अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम फिगर मिलना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए अगर मान लीजिए आर स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा, अगर यहाँ आर को चेंज करके माइनस आर बैठा दीजिए, तो माइनस आर पुट करते हैं आर को चेंज करके, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये तो वही इक्वेशन रह गया, आर स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस थीटा रह गया। तो ये जो है वो किसके अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा, पोल के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ पोल के अबाउट सिमेट्रिकल का। मान लीजिए ये इनिशियल लाइन है और ऐसा फिगर मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा फिगर, तो ये पोल के अबाउट सिमेट्रिकल है। क्यों, क्योंकि इसको अगर 180 डिग्री से रोटेट कर दें तो सेम फिगर बनेगा। या आप अगर कार्टेशियन में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो कार्टेशियन में क्या होता है कि अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम फिगर है। अपोजिट क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, ये सेकेंड है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट का अपोजिट हो जाएगा थर्ड। तो अगर अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम फिगर बनता है तो वो पोल के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो चलिए ये हो गया पोल के अबाउट सिमेट्रिकल चेक करने का तरीका।
अब उसके बाद हम लोग आएंगे, ये सिमेट्री चेक करने के बाद हम लोग पता करेंगे कि कर्व पोल से पास करता है कि नहीं। इसको पता करने के लिए द कर्व पासेज थ्रू द पोल इफ फॉर r इक्वल टू 0 देयर करस्पॉन्ड ये रियल वैल्यू। अगर आप r की जगह 0 पुट करते हैं कर्व के इक्वेशन में, कोई ना कोई थीटा का रियल वैल्यू मिलना चाहिए। अगर थीटा का रियल वैल्यू मिल जाता है तो वो कर्व पोल से पास करेगा। एक एग्जांपल से समझ लीजिए, मान लीजिए ये कर्व की बात, इसमें अगर हम लोग r की जगह 0 पुट कर देते, पुट r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 पुट कर दें मतलब a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। आप a को उधर डिवाइड कर दीजिएगा और 1 को फिर उधर ले जाइएगा तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू -1 आएगा। अब कोई एंगल ऐसा है जो कोसाइन का वैल्यू -1 कर देता है, बिल्कुल थीटा का वैल्यू पाई, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है। तो r की जगह 0 पुट करने से थीटा का कोई ना कोई तो वैल्यू मिल रहा है यहाँ पर। अगर थीटा का कोई रियल वैल्यू मिल जाता है तो वो कहाँ से पास करेगा, वो पोल से पास करेगा। तो पोल से पास करने के लिए यही तरीका है, हम लोग क्या करेंगे, r की जगह 0 पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू चेक करेंगे, थीटा का वैल्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है, कोई रियल वैल्यू मिलता है तो वो पोल से पास करेगा। तो देयरफॉर द कर्व पासेज थ्रू द पोल। इसका फिगर कैसा होता है मैं अभी बताया था। इसका फिगर जो होता है वो इस तरीके से होता है, ये इनिशियल लाइन है और ये कुछ इस तरीके से फिगर बनता है यहाँ पर। तो ये पोल से पास कर रहा था, ये ऐसा बनता है, यहाँ पर पोल से पास कर रहा था। तो ये जो फिगर है वो पोल से पास कर रहा है। इक्वेशन क्या था, r इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और मान लीजिए r की जगह 0 पुट किए, थीटा का कोई वैल्यू ही मिला ही नहीं। मान लीजिए ऐसा रहे, r इक्वल टू अगर सपोज कीजिए 2 प्लस कॉस थीटा, सपोज कीजिए ये है। तो बताइए r की जगह 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, r की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू -2। अब बताइए कोई एंगल ऐसा है जो कोसाइन का वैल्यू -2 कर दे, कॉस का तो वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही होता है, -2 तो कभी होगा नहीं। तो थीटा का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा, थीटा का कोई रियल वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये कहाँ से, पोल से पास नहीं करेगा ये कर्व। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि पोल से पास करता है कि नहीं। अब देखिए टेंजेंट्स एट द पोल, अगर पोल से पास करता है तो वहां पर हम लोग टेंजेंट निकालें। कैसे, पुटिंग r इक्वल टू 0 द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा गिव द टेंजेंट एट द पोल। जो मैं पहले बता रहा था पोल से पास करने वाला तरीका, जब उसमें r की जगह 0 पुट कर रहे तो थीटा को कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा था। जो जो थीटा का वैल्यू मिलेगा वो टेंजेंट का इक्वेशन बताएगा। जैसे देख लीजिए, अभी इसको हम लोग 0 पुट किए थे, r इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा में r की जगह 0 पुट किए थे। तो r की जगह 0 पुट करने से थीटा का वैल्यू क्या आया था, पाई आया था। तो टेंजेंट एट द पोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई। ये जो कर्व है इसका टेंजेंट होगा थीटा इक्वल टू, r की जगह 0 पुट कीजिए आप, r की जगह 0 पुट करने से कुछ ना कुछ थीटा का वैल्यू मिलेगा। मान लीजिए थीटा का वैल्यू α1 मिला, मान लीजिए थीटा का वैल्यू α2 मिला, दो ही वैल्यू मिला थीटा का, तो ये दोनों टेंजेंट बताएगा। ये भी टेंजेंट हो जाएगा, ये भी टेंजेंट। अगर एक ही वैल्यू मिलता है तो वो टेंजेंट हो जाएगा, अगर नहीं मिलता है इसका मतलब टेंजेंट नहीं है। देखिए ये जो कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन कुछ इस तरीके से था, मैं यहाँ पर बताया था, इस तरीके से कर्व का इक्वेशन था। तो इस तरीके से था, तो सॉरी ये कर्व का इक्वेशन नहीं, कर्व इस तरीके से था। तो ये जो लाइन है ये पोल पर टेंजेंट का काम कर रहा है, थीटा इक्वल टू पाई, यही टेंजेंट हो जाएगा। ये टच कर रहा है इसको तो ये टेंजेंट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये जो मैं फिगर बना दिया हूँ, थीटा इक्वल टू पाई जो है वो टेंजेंट का काम कर रहा है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विथ इनिशियल लाइन ओ एक्स एंड द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, लेकिन इनिशियल लाइन और थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 को कहाँ इंटरसेक्ट करता है वो हम लोग पता करेंगे। तो देखिए ये इनिशियल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू 0, और ये जो लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर होगा, पोल से पास करेगा, तो इसका इक्वेशन होता है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ये दोनों को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करता है ये पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए कर्व के इक्वेशन में थीटा की जगह 0 पुट कर देंगे तो इसका पता चल जाएगा। थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पुट कर देंगे तो इसका पता चल जाएगा कि कहाँ इंटरसेक्ट करता है। तो फॉर दिस वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r बाय पुटिंग थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। एक बार थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, एक बार थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे और r का वैल्यू निकाल लेंगे। r का जो भी वैल्यू निकलेगा उससे पता चल जाएगा कि इक्वेशन ये दोनों लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट करता है। इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, कर्व के इक्वेशन में पुट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पता करेंगे रीजन ऑफ द कर्व, कि कर्व का पोर्शन किस रीजन में है।
We also determine those region of the curve which do not contain any portion of the curve and they are determined by those values of theta for which r is। देखिए कर्व किस रीजन में नहीं है इसको पता करने के लिए हम लोग ये पता करेंगे कि थीटा के किस वैल्यू के लिए आर इमेजिनरी आ रहा है। अगर थीटा के किसी वैल्यू के लिए अगर आर इमेजिनरी आ जाए तो उस रीजन में कर्व का पोर्शन नहीं होगा। ये जो है वो मैं आगे बता दूंगा, इसके बारे में मैं डिटेल जो है वो किसी क्वेश्चन में जब जरूरत पड़ेगा तो मैं वहाँ पर बता दूंगा। अब एसिम्पटोट्स अगर है तो वो भी पता कर लेंगे। तो पोलर एसिम्पटोट्स कैसे पता करते हैं इसका तरीका देखिए। इफ थीटा टेंस टू थीटा वन सम फाइनाइट वैल्यू, अगर थीटा का वैल्यू हम लोग कोई फाइनाइट वैल्यू ही हम लोग ले जाते हैं, थीटा को थीटा वन की तरफ ले जा रहे हैं, अगर आर टेंस टू इन्फिनिटी मिलता है तो देन देयर इज एन एसिम्पटोट। अगर थीटा टेंस टू थीटा वन कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकता है और उस केस में अगर आर इन्फिनिटी हो जाए तो उसका एसिम्पटोट्स होगा। और एसिम्पटोट्स निकालने का क्या तरीका होता है पोलर में, मैं सिर्फ यहाँ पर वर्किंग रूल बता दे रहा हूँ, जब क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पर मैं समझा दूंगा कि वर्किंग रूल टू फाइंड पोलर एसिम्पटोट्स तरीका क्या होता है। पुट आर इक्वल टू 1/u, आर की जगह 1/u पुट करेंगे एंड लेट u टेंस टू 0, u टेंस टू 0 कर देंगे सो दैट थीटा टेंस टू थीटा वन। और मान लीजिए u टेंस टू 0 करेंगे तो थीटा टेंस टू थीटा वन आ गया। मान लीजिए थीटा वन इज ए डिफरेंट फाइनाइट नंबर यहाँ। तो डिटरमाइन p निकालेंगे माइनस डी थीटा बाई डी यू से उसमें लिमिट लगा देंगे थीटा टेंस टू थीटा वन या u टेंस टू 0, इससे जो वैल्यू निकलेगा वो p हो जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड थीटा वन, यहाँ पर एक थीटा वन निकला है, यहाँ पर p निकला है, तो ये p और थीटा वन का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। p इक्वल टू आर साइन थीटा वन माइनस थीटा, वी गेट द करस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट। तो ये वर्किंग रूल है, मैं इस पर ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पर मैं बता दूंगा इसके बारे में। चलिए अब आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम स्पेशल पॉइंट्स। हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट्स को भी वहाँ पर पता करेंगे। इतना में अगर कर्व ट्रेस हो जाता है तो वहीं छोड़ देंगे, लेकिन अगर ट्रेस नहीं होता है तो कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी पता करेंगे। जैसे वैल्यू ऑफ फाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, ये फॉर्मूला है। एंड फाई, तो फाई इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। फाइंड tan फाई निकाल लेंगे और फिर फाई भी निकाल लेंगे। फाई है क्या, फाई इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। जरा समझिए, यहाँ पर एक मिनट में फिगर बना दे रहा हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए ये इनिशियल लाइन है और ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, यहाँ पर P पॉइंट है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट है r थीटा। यहाँ पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये टेंजेंट हो गया और ये रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर हो गया P पॉइंट का। अब ये टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच जो एंगल बनता है वही फाई होता है, ये पता करते हैं हम। टेंजेंट ये है, रेडियस वेक्टर ये है, इसके बीच जो एंगल बनता है दिस इज डिनोटेड बाय फाई। और फाई निकालने का फॉर्मूला होता है tan फाई निकालने का आर डी थीटा बाई डी आर। फाई इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। अगर ये फाई 90 डिग्री हो गया, फाई 90 डिग्री हो गया मतलब टेंजेंट ये रेडियस वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा। फाइंड द पॉइंट वेयर फाई 0 और पाई बाई 2। अगर 0 है, फाई कहाँ 0 है, कहाँ पाई बाई 2 है, ये पता कर लेंगे, इससे कर्व को ट्रेस करने में आसानी। मैं अभी प्रोसीड्यूर बता दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट को डिस्कस कर दे रहा हूँ, बाद में जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा वी शुड प्लॉट सम स्पेशल पॉइंट ऑन द कर्व, फॉर दिस वी टेक सम स्पेशल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट को भी हम लोग प्लॉट करेंगे। मान लीजिए कर्व का इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन ये है r इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कॉस थीटा है, तो हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट को भी बना लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना लेंगे जिसमें थीटा का वैल्यू r का वैल्यू लिखेंगे। मान लीजिए थीटा का वैल्यू 0 है तो उस समय ये कॉस थीटा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो r का वैल्यू 2a आ जाएगा। थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है तो ये r का वैल्यू a हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ पाई पुट करते हैं तो कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है तो r का वैल्यू 0। तो कुछ स्पेशल पॉइंट को भी हम लोग प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पर वही लिखा हुआ है वी शुड प्लॉट सम स्पेशल पॉइंट्स ऑन द कर्व, फॉर दिस वी टेक सम स्पेशल वैल्यूज ऑफ थीटा। और उसके बाद जैसे थीटा का वैल्यू 0, थीटा का वैल्यू पाई बाई 6, थीटा का वैल्यू पाई बाई 4, कुछ एंगल का हम लोग r का वैल्यू निकाल लेंगे, ये सभी एंगल का। एंड आफ्टर डिटरमाइनिंग द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ r, थीटा का ये सभी वैल्यू पुट करेंगे और r का वैल्यू निकालेंगे, जो यहाँ पर मैं टेबल में बता रहा था। तो इस तरीके से इतना काम अगर हम लोग कर लेते हैं तो कर्व को ट्रेस कर पाएंगे।
अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज जो मैं प्रोसीड्योर बताया हूँ, अगर कहीं भी कोई भी डाउट रह गया होगा तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जब क्वेश्चन देखेंगे तो पूरा क्लियर समझ आ जाएगा आज के प्रोसीड्योर को। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी लिखेंगे, और मेरा एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर भी चैटिंग का ऑप्शन है, वहाँ से भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।